भोर की नमी अब भी गांव की पगडंडियों से लिपटी हुई थी। रात भर ओस से भीगे पत्तों पर हल्की धुंध की परत जम गई थी, जैसे किसी ने चुपके से मिट्टी पर दूध छिड़क दिया हो। हवा में पके टमाटरों की खट्टी, लगभग मीठी सुगंध फैली थी। एक ऐसी खुशबू जो सुबह सुबह भूख जगा देती है और साथ ही किसी पुराने खेत की याद दिलाती है। मंडी तक जाने वाले कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी के चरमराने की आवाज धीरे धीरे पास आती और फिर दूर चली जाती। लकड़ी की पुरानी पटरी के घिसटने का स्वर हवा में घुलता हुआ लगता, मानो गांव की नींद अब पूरी तरह खुलने वाली हो। गांव के बाहर फैली इस सब्जी मंडी में शोरगुल की परतें जैसे किसी अदृश्य संगीत की तरह उठ रही थीं। किसी को अपनी टोकरी खाली करनी थी तो कोई रात भर लाए आलू को ठेलों पर सजाने में लगा था। अलग अलग आवाजों का कोरस, किसी के दाम पुकारने की कड़क, किसी के मोल भाव की धीमी गूंज, बच्चों की चहक और पास के ढाबे से उठती चायपत्ती की उबलती खुशबू, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसमें हर कोना जिंदा था। ठेलों पर सजी ताजा हरी सब्जियों का रंगीन फैलाव, बैंगनी बैंगन, गहरे हरे पालक, चमकदार लाल मिर्चें, सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रहे थे, मानो रोशनी उन्हें और चमका देगी। इसी भीड़ में एक साधारण साड़ी और हल्के कपड़ों में एक महिला धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उम्र लगभग 34, चेहरा शांत पर आंखों में गहराई। यह थीं डीएम अंजना राठौर। पर आज वह जिलाधिकारी नहीं, बस एक आम औरत की तरह थीं। कोई सरकारी गाड़ी नहीं, न साथ में सिक्योरिटी। पैरों में हल्की चप्पल, बाल साधारण से जूड़े में बंधे, चेहरे पर न कोई मेकअप, न कोई पहचान जो उन्हें अलग करे। उसके कदमों में एक अनजाना संकोच था, मगर भीतर कहीं एक अदृश्य मजबूती भी। हर कदम पर उसकी नजरें आसपास की भीड़ को परखतीं। क्या कोई उसे पहचान रहा है? क्या किसी ने उसकी आंखों की चमक या चाल में कुछ खास देखा? पर लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। सब्जी तौलते दुकानदार, मोल भाव करती महिलाएं, खेलते बच्चे। किसी ने उस पर दूसरी बार नजर डालने की जरूरत नहीं समझी। अंजना धीरे धीरे चलते हुए मंडी के बीच से निकलती रही। उसकी सांसों में सुबह की मिट्टी की ठंडी भाप घुल रही थी। रास्ते में एक बच्चा अपनी मां का आंचल खींचते हुए गुजरा और एक पल को उसने सोचा, क्या यही गांव है जिसका प्रशासन उसके कंधों पर है? कितने चेहरे हैं जिनके सुख दुख की जिम्मेदारी उसके नाम से जुड़ी है, पर वे उसे देख भी नहीं रहे। यही तो चाहती थी वह आज, अनजान रहकर सब देखना। कदम दर कदम वह एक बुजुर्ग महिला के ठेले तक पहुंची। ठेला साधारण था, लकड़ी की पुरानी पटरी पर फैली लौकी, टमाटर, भिंडी और कुछ झुके हुए पत्तों वाले धनिये की गड्ढियां। बुजुर्ग महिला की आंखों में उम्र की थकान थी, पर हाथों की गति अभी भी तेज थी। तौलना, बांधना, सिक्कों की खनक सुनना। अंजना ठेले के पास रुकी, हल्की मुस्कान के साथ। उसने कुछ कहने से पहले गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर का कोई विचार साध रही हो। तभी अचानक पीछे से मोटरसाइकिल की तेज गरजती आवाज गूंजी। मंडी का शोर एक पल को थम गया। धूल का बादल उठा और भीड़ दो तरफ खिसक गई। मोटरसाइकिल पर वर्दी पहने एक आदमी, इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेपरवाही, चेहरे पर कठोरता और चाल में ऐसा रौब कि लोग देखते ही सहम जाएं। उसने ब्रेक नहीं लगाई, बस मोटरसाइकिल को एक झटके से बुजुर्ग महिला के ठेले के पास रोका। कोई शब्द नहीं, कोई सलाम नहीं। उसने अपनी चमकदार जूते वाली बूट से स्टैंड जमाया, हाथ बढ़ाकर ताजा टमाटरों का एक बड़ा थैला उठाया और अपने बैग में डाल लिया। भीड़ के बीच एक अदृश्य सिहरन दौड़ गई। कोई कुछ नहीं बोला, न बुजुर्ग महिला, न आसपास के ग्राहक। बस सबकी आंखों में एक सी चुप्पी और डर का साझा रंग था। अंजना ने देखा, बुजुर्ग महिला के हाथ हल्के से कांपे, लेकिन होंठ सिले रहे। इंस्पेक्टर रमाकांत ने नजर तक नहीं उठाई। वह बस थैला उठाकर मुड़ा और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। इंजन की गरजती आवाज, धूल का फिर से उठता बादल और उसके साथ उसकी बेपरवाह पीठ, जैसे यह रोज का दृश्य हो। अंजना के भीतर कोई अनकहा तूफान उठ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें उस धूल में घुली गरिमा को तलाश रही थीं, जो शायद इस मंडी के हर कोने से गायब हो चुकी थी। उसने बुजुर्ग महिला की ओर देखा, आंखों में दर्द, चेहरे पर गहरी लकीरें, पर कोई आवाज नहीं। अंजना के मन में सवाल उमड़े,
क्या यह रोज होता है? क्या लोग ऐसे ही चुप रहते हैं? उसने महसूस किया कि यह दृश्य केवल सब्जियों का नहीं, बल्कि न्याय के उस सूखे खेत का है जिसमें पानी की पहली बूंद को बरसने का इंतजार है। भीड़ की चुप्पी, इंस्पेक्टर की बेपरवाही और बुजुर्ग महिला की मजबूरी सब मिलकर एक ऐसी कहानी कह रहे थे जो शब्दों से परे थी। अंजना ने धीमी सांस भरी। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी, पर चेहरा शांत। भीतर कहीं एक संकल्प का बीज अंकुरित हो चुका था। एक ऐसा बीज जो अब जल्द ही पूरे जंगल में बदलने वाला था। ठेले के पास खड़ी वह बुजुर्ग महिला पहली नजर में वैसी ही लगती थी जैसी इस मंडी में रोज हवा के साथ आने जाने वाली स्त्रियां। कंधे पर फीकी ओढ़नी, हथेली में छोटी सी तराजू की पकड़ और माथे पर पसीने की महीन बूंदें। पर जब अंजना ने उसे ध्यान से देखा तो यह साधारणपन धीरे धीरे उतरने लगा, जैसे किसी मटमैले शीशे के पीछे से धीमे धीमे कोई चित्र साफ हो। स्त्री की हथेलियों पर महीन दरारें थीं, ऐसी नहीं जो बस सर्दियों में पड़ जाती हैं, बल्कि ऐसी जो बरसों की मेहनत से गांठ बनकर त्वचा के भीतर तक उतर गई हों। अंगूठे के पास उभरी हड्डी हर बार बांट उठाने पर थोड़ी सी बाहर को धकेलती और फिर अपनी जगह लौट आती। उंगलियों के पोरों पर हरी सब्जियों का रंग जैसे स्थायी स्याही हो गई थी। आंखें, उनमें थकान थी, पर थकान से पहले एक चौकसी। ग्राहक की चाल, पुलिस वाले की छाया, दूर भौंकते कुत्ते की आवाज, हर चीज पर एक साथ टिकती, फिसलती, लौटती हुई। पर यह चौकसी डर से पैदा हुई थी या आदत से, कहना मुश्किल। जब इंस्पेक्टर रमाकांत ने बिना बोले टमाटर उठाए थे, तब उन आंखों में एक पल को कोई पुराना, बहुत गहरा दर्द कौंधा था, वैसा जो शब्दों में नहीं आता, बस पुतलियों के भीतर एक बार चमक कर रह जाता है। अंजना ने बहुत हल्की आवाज में पूछा, अम्मा, कितने के टमाटर? बुजुर्ग ने सिर उठाया। आपके लिए, जितना चल जाए बेटा। आवाज धीमी, मगर उसमें कोई शिकायती लय नहीं थी, जैसे वह बहुत पुराने समय से बाजार की भाषा बोलती आ रही हो और जानती हो कि यहां भाव से ज्यादा भावनाएं नुकसान कर जाती हैं। अभी जो ले गया, उसके पैसे? अंजना के मुंह से यह अचानक निकल गया, जैसे भीतर दबा प्रश्न अपने आप रास्ता बना ले। वह मुस्कुराने जैसी एक चीज मुस्कुराई, जो मुस्कुराहट नहीं थी। थाने वाला था, रोज ले जाता है, कभी कभी पैसे दे देता है, बहुत बार नहीं। मैं कह भी दूं तो क्या होने वाला है? हवा में थोड़ा सा सन्नाटा घुला, जैसे दो अनजान स्त्रियां एक दूसरे से उतना ही कहें जितना कहे बिना रह ना पाएं। अंजना ने पलटकर भीड़ की तरफ देखा। मक्खियां अब सब्जियों और खुली गुड़ की डलियों के बीच अपना रास्ता बदल रही थीं। पास की दुकान से चाय के कुल्हड़ों की गंध आ रही थी। वह जानती थी कि यह मंडी सब देखती है, कौन किससे कितना वसूलता है, किसका ठेला कहां पलटाया गया, किसने अपनी बेटी की शादी का कर्ज अभी तक उतारा नहीं। यह भी जानती थी कि यही मंडी दूसरे ही पल सब भूल भी जाती है, क्योंकि जीवन यहां भूख और भय के बीच बंटा हुआ चलता है। नाम? अंजना ने पूछा। मुझको सब कुंती कहते हैं, उसने कहा, फिर शायद अपनी पहचान पूरी करने के लिए जोड़ा, रामू की मां। यह जोड़ना किसी छिपे गर्व की तरह था, जैसे रामू का नाम कहते ही वह अपने भीतर से कुछ सीधा होकर खड़ी हो जाए। रामू फौज में था, उसने बहुत सहजता से कहा, फिर बोली, अब नहीं है, गलवान से पहले वाले साल सरहद पर पोस्टिंग थी, वहीं से। वाक्य जैसे हवा में कहीं अटक गया। उसने अपने ठेले की लकड़ी पर उंगली से छोटा सा गोला बनाया, फिर उसे मिटा दिया, जैसे एक स्मृति का निशान खुद ही साफ कर देना हो। अंजना को लगा किसी ने उसके कान के पास धीरे से टप किया हो, एक आवाज जो बाहरी नहीं, अंदर की थी। उसके सामने का दृश्य तुरंत बदलने लगा। सब्जियों के रंग, मंडी का शोर, बैलगाड़ी की चरमराहट, सब एक परत पीछे खिसक गए, और दूसरी परत में वह तस्वीर उभर आई जो हर शहीद परिवार के आंगन में समय से भी पहले ठग जाती है। घर की कच्ची दीवार पर प्लास्टिक के फ्रेम में मुस्कुराता लड़का, माथे पर तिलक लगा, कंधे पर राइफल नहीं, सिर्फ वर्दी की सादगी, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, अमर शहीद राम कुमार, गांव की शान। कुंती की आंखें कहीं दूर की ओर चली गईं। उसे ट्रेन से विदा किया था। स्टेशन छोटा था, मगर भीड़ बड़ी। मैं रोटी में घी लगाकर लाई थी, उसने कहा। मां, इतना मत रोना,
सब ठीक होगा, मैं बोली। तू खाना तो खा, उसने पूछा। साथ में अचार है? मैंने जेब से निकाल कर दिया और वह हंस पड़ा। वही हंसी अब हर रात मेरे कान में बजती है। वह रुकी। ठेले पर रखी धनिये की एक गड्डी उसने उठाई, पतले धागे का गांठ सुधार कर फिर से रख दी। घर में उसकी फोटो के आगे दीपक जला देती हूं। उसका छोटा कागज वाला मेडल, नहीं मेडल तो नहीं, सर्टिफिकेट, वह भी वहीं पड़ा है। कमरे में खाली आवाज रहती है बेटा, जैसे कोई है और नहीं भी है। आंगन सूना पड़ा है। बैसाख में जो नियम झूमता था, इस साल उसमें पत्ते कम लगे। शायद हवा भी अब धीरे चलती है। अंजना ने महसूस किया कि उसकी उंगलियों का हल्का सा दबाव पर्स पर बढ़ गया है। उस दबाव में किसी से क्षमा मांगने का भाव था। किससे? शायद उस शहादत से, शायद उस मां से, शायद खुद से कि वह इस शहर की सर्वोच्च प्रशासक होकर भी आज तक इस ठेले के सामने खड़ी क्यों नहीं हुई थी। पैसे, अंजना ने कहा, जो अभी ले गया, उसके लिए कोई रसीद, कोई शिकायत? कुंती हंसी नहीं, पर उसके होंठों पर आई रेखा में हंसी के टूटे हुए हिस्से दिखाई दिए। रसीद? पुलिस वाले से? शिकायत किससे? सब जानते हैं। यहां दो तरह की धूप लगती है, एक सूरज की, एक थाने की। दोनों से आंखें चौंधियां जाती हैं। मैं अपना काम करती हूं, वही मेरा तरीका है जीने का। यह वाक्य, मैं अपना काम करती हूं, अंजना के भीतर जाकर एक दीवार से टकराया और दूसरी तरफ गूंजता रहा। उसे अपने पिता की आवाज याद आई। काम को इतना ईमान से करो कि तुम्हारी आंखों में झांक कर कोई भी आदमी अपने झूठ से शर्माए। पिता की उंगलियां खुरदरी थीं। खेत की मेढ़ पर चलते समय वे हमेशा अपनी हरी गमछे की कोर से पसीना पोंछते और फिर किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, सीधे चलना है बेटा, सीधा। रास्ता टेढ़ा निकले तो उसे सीधा कर लेना। समय एक पतली दरार से फिसलकर अतीत के कमरे में चला गया, जहां एक छोटी सी लड़की, अंजना, देर शाम टेबल पर बैठकर कॉपियों में लाइनें खींच रही है। मां ने रसोई से आवाज दी, दूध रख दिया है, पढ़ती रह। पिता खिड़की के पास बैठकर पुरानी लालटेन की बाती सीधी कर रहे हैं। दूर किसी घर में रेडियो धीमे धीमे बज रहा, किसी शास्त्रीय राग में डूबा स्वर। अचानक दरवाजे पर दस्तक, एक पड़ोसी, घबराया हुआ। तालाब के पास कुछ गुंडे फिर लड़कों से पैसे मांग रहे हैं। पिता उठे, बिना जूते के ही बाहर निकल गए। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वे लौट आए। पर उस दिन अंजना ने पहली बार देखा कि न्याय नाम की चीज किताबों से निकलकर कैसे अचानक घर के आंगन में खड़ी हो जाती है। धूल से सना चेहरा, मगर आंखों में साफ पानी। कुंती की आवाज ने उसे वर्तमान में लौटाया। आप लेना क्या चाहती हो बेटी? कुछ नहीं, अंजना ने धीरे से कहा। बस जानना कि यहां क्या होता है। यहां वही होता है जो हर जगह होता है। जिसके पास ताकत है वह मोल नहीं देता, तोल दे देता है। और हम जैसे लोग, हम बराबरी से जी लें, बस वही हमारी जीत है। यह वाक्य अब अंजना की रगों में उतर चुका था। उसने थैले में रखे कागजों की आवाज सुनी, जो वह हमेशा साथ रखती है। निरीक्षण नोट्स, पुराने आदेशों की प्रतियां, एक छोटी डायरी जिसमें किसी किसी पन्ने पर केवल एक लाइन लिखी है, किस दिन किस जगह जाना है। आज वह डायरी उसके दिल की तरह भारी हो गई थी। अम्मा, अंजना ने कहा, आपके बेटे की फोटो घर में है? हां, कुंती ने सिर हिलाया। दरवाजे के ऊपर। वह हंसता है। मैं भी रोज उससे कहती हूं, देख, मैं डटी हुई हूं। अंजना ने जेब से एक 10 का नोट निकाला, फिर तुरंत वापस रख लिया। यह उस पर फेंका हुआ दया का सिक्का लगने वाला था। उसे यह नहीं करना था। उसने बस इतना किया। धनिये की 2 गड्डियां, टमाटर का आधा किलो और थोड़ी सी भिंडी उठाई। कुंती ने तराजू पर बांट रखे। एक पल को आंखें झपकीं, जैसे किसी बहुत पुराने हिसाब किताब में कोई नाम जोड़ रही हो। 16 रुपए, उसने कहा। अंजना ने 20 का नोट दिया और लौटते समय चुपचाप बाकी पैसे लेने से मना कर दिया। कुंती ने कुछ कहना चाहा, पर अंजना आगे बढ़ चुकी थी। दिन ढलते ढलते आकाश ने दमक खो दी। हल्की सांझ मंडी की दुकानों पर उतर आई। घर लौटते समय सड़क के किनारे नीम के पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी। शहर के इस कोने में हर चीज संकरी गली में बदल जाती, यहां तक कि मन भी। पर आज अंजना के भीतर एक जगह उल्टा फैल रही थी, धीमी मगर पक्की। घर पहुंची तो सन्नाटा उसके पहले से घर में दाखिल था।
दरवाजा खोलते ही पुरानी घड़ी की टिक टिक थोड़ी तेज सुनाई दी। बैठक की दीवार पर टंगे दो फ्रेम, एक में नियुक्ति पत्र की प्रतिकृति, दूसरे में विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल, जैसे लैंप लाइट में खुद ब खुद पढ़े जाने लगे। उसने बैग मेज पर रखा। मेज पर फाइलों की एक कतार थी। वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति। हर फाइल की पीठ पर काली स्याही से लिखे अक्षर। इन फाइलों के बीच एक खाली जगह थी। वह वहीं बैठ गई, कुर्सी को हल्का सा पीछे खिसकाते हुए। खिड़की से चांदनी अंदर रेंग रही थी, कांच पर धूल की पतली परत से छनकर। बाहर किसी कुत्ते ने भौंका। दूर से ट्रेन की सीटी आई। अंजना ने डायरी खोली। आज की तारीख के सामने सिर्फ एक शब्द लिखा, देखा। उसने कल की तारीख पर पन्ना पलटा और कुछ नहीं लिखा। फिर अगले खाली पन्ने पर कलम रख दी। उंगलियां कुछ पल ठिठकी रहीं। शब्द बिना बुलाए आए। सुबह ठेला, सिविल कपड़े, बिना मेकअप, ध्यान, रुकावट, पुलिस, रमाकांत, सब इंस्पेक्टर प्रीतम, रिश्वत, रोजमर्रा, कुंती, रामू, फोटो, खाली आवाज। वह लिखती रही जैसे किसी अंदर के लेखक ने उसकी कलाई पकड़ रखी हो। बीच बीच में रुकी। पिता का चेहरा सामने आया। वह आवाज जो कहती थी सीधा चलना। मां का पलंग, जिस पर सर्दियों में रजाई धूप में फैलाई जाती और शाम को ठंडी होकर भी किसी तरह गर्म लगती, क्योंकि उसमें मां की गंध बसती थी। अंजना ने अपने आप से पूछा, तू किस रास्ते पर है अंजना? सीधा चलने के लिए आज टेढ़ी साड़ी पहननी होगी, एक आम औरत बनकर खड़ा होना होगा। क्या तू इतना कर पाएगी? मेज पर रखे केस फोल्डर में उसने थाने की हाल की शिकायतों का सारांश खोला। अनुशासनहीनता, कथित दुर्व्यवहार, वसूली की अफवाहें। हर शिकायत एक चिट्ठी थी जो आधी लिखी हुई लगती थी, शायद इसलिए कि जिसने लिखी उसे भरोसा नहीं था कि अंत तक पहुंचने पर कोई पढ़ेगा भी। उसने एक एक संक्षेप पढ़ते हुए अपने मन की फाइलें साथ साथ खोलीं। प्रशासनिक मार्ग, कानूनी प्रावधान, सस्पेंशन के अधिकार, मैजिस्ट्रेट निरीक्षण की प्रक्रिया, अचानक द्वारा, सीसीटीवी सील, लेजर बुक मंडी का रजिस्टर, रसीदें, स्टेटमेंट, मजिस्ट्रेटीय बयान। चांदनी थोड़ी और बढ़ गई। उसने लैंप बंद करके कमरे की आधी रोशनी को मौका दिया। शांति में सोचों का स्वर साफ सुनाई देता है। उसने खुद से कहा, कल मैं ठेले पर खड़ी होंगी, वही साड़ी, वही चप्पलें, नाम भी नहीं बताऊंगी, उसे आने दूंगी। वह जो करेगा वही मेरा सबूत होगा। एक पल को डर ने दरवाजे पर दस्तक दी। अगर उसने पहचान लिया तो? अगर भीड़ फिर चुप रही तो? अगर मैं अकेली रह गई तो? फौरन दूसरे पल में संकल्प ने उसी दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ा दी। अगर यह सब नहीं करोगी तो फिर डीएम होने का मतलब क्या है? कुंती की आंखें तुम्हें देखती रहेंगी और रामू की फोटो भी। उसने डेस्क के दाहिने हिस्से से एक पतली सी फाइल निकाली। फ्लाइंग इंस्पेक्शन, मैजिस्ट्रेट की विशेष शक्तियां। लाल पेन से दो धाराएं चिह्नित कीं। गार्ड रूम को संदेश लिखने का मन हुआ। सुबह मेरी गैर आधिकारिक मूवमेंट होगी, किसी को साथ न भेजा जाए। फिर कागज आधा लिखकर उसने फाड़ दिया। यह कदम उसे अकेले ही उठाना था, एक अनाम स्त्री की तरह। मेज की कोने पर रखा छोटा सा ताबीज उसने हथेली में लिया। यह उसकी मां ने दिया था। डर लगे तो इसे कसकर पकड़ लेना, मां हमेशा कहती। उसने उसे कसकर भी नहीं, ढीला भी नहीं, बस इस तरह पकड़ा कि उसकी गर्माहट हथेली में उतरती रहे। बाहर से हवा का एक थपका आया। लगा जैसे नीम की पत्तियां खिड़की पर सिर रखकर सोना चाहती हूं। रात थोड़ी और गहरी हुई। दूर किसी घर में लोरी सी धुन बज रही थी, शायद फोन से। अंजना को लगा कि कुंती के घर का आंगन इसी समय गहरी सांस लेता होगा। दिए की लौ छोटी बड़ी होती और फ्रेम में मुस्कुराता रामू जैसे अपनी मां से कहता, सो जाओ, मैं हूं ना। नींद के किनारे तक जाते जाते अंजना ने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, कानून को जानती हूं, पर कल कानून की आंखों से देखूंगी। AR। उसने लैंप बंद किया। कमरे में चांदनी और नींद के बीच एक छोटी सी जगह बची रही, उतनी जिसमें एक स्त्री अपने लिए हिम्मत बुन सके। उसने दुपट्टा तकिए के पास रख दिया। कल वहीं ओढ़ेगी। अलमारी से वहीं सादी कॉटन साड़ी निकालकर कुर्सी की पीठ पर डाल दी। उसकी सिलवटों में सुबह की राह पहले से छिपी हुई थी। फोन साइलेंट पर रखा। घड़ी की सुइयों को एक बार देखा। 12 के बाद का वक्त था, वह समय जब निर्णय सबसे स्पष्ट दिखते हैं और डर सबसे छोटे। बत्ती बुझते ही उसे लगा कि कमरे ने एक वाक्य फुसफुसाया है, कल यह खत्म होगा। यह वाक्य कौन बोला?
दीवार, खिड़की या उसके भीतर की कोई पुरानी आवाज, वह नहीं जानती। बस इतना कि यह वाक्य अब उसकी धड़कनों के साथ ताल में चल रहा था। सुबह की तैयारी रात में ही हो चुकी थी। फाइलें वहीं रहेंगी, वह खाली हाथ जाएगी। खाली हाथ पर खाली मन नहीं। मन में वह सब होगा जो कानून को ताकत देता है, देखने की सच्चाई, सुनने की ईमानदारी और बोलने की गरिमा। उसे मालूम था, भीड़ फिर चुप रह सकती है, रमाकांत फिर हंस सकता है, प्रीतम फिर मेज पर उंगलियां ठोक सकता है, मगर एक चीज आज पहले से अलग होगी। ठेले के पास खड़ी वह आम औरत एक आम औरत भर नहीं होगी। वह वही होगी जो अपने समय की सबसे कठिन परीक्षा देने जा रही है, पहचान छुपाकर न्याय की पहचान कराना। नींद आने से पहले उसने भीतर बहुत धीरे से दो शब्द कहे, रामू, फिर अम्मा। जैसे किसी अनदेखे आकाश में इन दो नामों को रखकर उसने सुबह के लिए एक दीप जलाया हो। बाहर से तारे की एक हल्की चमक खिड़की पर टिकी, फिर फिसल गई। अंधेरे में उसके चेहरे पर एक स्थिर शांत मुस्कान उभरी, ऐसी जो डर के साथ भी रह सके और संकल्प के साथ भी। रात के अंतिम पहर में जब शहर की आवाजें सबसे कम होती हैं, अंजना ने अपने भीतर एक दरवाजा बंद किया, वह जिसमें हिचक रहती है, और दूसरा खोल दिया, वह जिसमें कदमों की आहट दूर तक सुनाई देती है। उस आहट में कल की सुबह थी, वह ठेला था, वह मंडी थी, और एक शांत पर पक्का इरादा। कानून की असली ताकत इन्हें दिखानी ही होगी। सुबह ने जैसे रात की ठंडक को अब तक थाम रखा था। हल्की धुंध अभी भी धरती से चिपकी हुई थी, मानो मंडी के रास्तों पर किसी ने बर्फ की महीन परत बिछा दी हो। नीम और पीपल के पत्तों से टपकती ओस की बूंदें सब्जियों पर जमा नमी में मिलकर हल्की चांदी की चमक पैदा कर रही थीं। आसमान धूसर था, लेकिन पूरब की तरफ से आती पतली सुनहरी रेखा बता रही थी कि सूरज अब ज्यादा देर तक खुद को छुपाए नहीं रखेगा। अंजना ने दरवाजा बंद किया और उस साड़ी को ठीक किया जो पिछली रात से ही कुर्सी पर रखी थी, हल्के नीले रंग की, जिस पर कोई चमकदार बॉर्डर नहीं था। पैरों में साधारण चप्पल, बाल एक डीले जूड़े में, चेहरा बिना मेकअप, बस आंखों में वही संकल्प की रोशनी जो रात भर जागती रही थी। उसने खुद को आईने में एक पल देखा और जैसे ही नजर मिली, यह साफ था कि आज वह जिला अधिकारी अंजना राठौर नहीं, बस एक आम औरत है जिसका नाम भीड़ में कोई नहीं पूछेगा। मंडी की ओर जाते समय हवा में मिट्टी की गंध और गीली पत्तियों का स्वाद घुला था। रास्ते पर अभी पूरी तरह भीड़ नहीं थी, बस कुछ ठेले वाले अपने सामान को सजाने में लगे थे। बैलगाड़ियों की हल्की चरमराहट और कहीं कहीं से उठती भट्टी की धुआंधार महक, इन सब ने सुबह को अपनी धीमी रफ्तार दी थी। अंजना की हर कदम के साथ रात का संकल्प और गहरा होता जा रहा था। कुंती पहले से ही अपने ठेले पर बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के गहरे घेरे थे, पर चेहरा वैसा ही स्थिर। उसने अंजना को आते देखा तो हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कल की बातचीत ने दोनों को किसी अदृश्य रिश्ते में बांध दिया हो। आज जल्दी आ गई बेटी, उसने कहा। हां अम्मा, अंजना ने धीरे से जवाब दिया। धनिये की खुशबू सुबह सुबह अच्छी लगती है। अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मंडी के शोर में अचानक एक तेज सीटी की आवाज गूंजी, वही रुखा, खिंचता हुआ स्वर जिसे सुनकर भीड़ एक पल को ठिठक जाती है। अंजना का दिल अनायास तेज हो गया। मोटरसाइकिल की गरजती गड़गड़ाहट के साथ इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे का वही रौबदार आगमन हुआ। उसका हेलमेट आधा सिर पर टिका था, आंखों में पिछली रात की अधूरी नींद और रोज का अहंकार तैर रहा था। होठों पर हल्की सी मुस्कान नहीं, बल्कि एक शिकारी चमक। उसने मोटरसाइकिल को एक झटके से रोकते हुए लंबी सीटी बजाई, जैसे अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा हो। भीड़ फिर वही पुरानी प्रतिक्रिया में लौट आई। फुसफुसाहट का एक छोटा सा जाल, पीछे हटती देहें, आंखों में दबा डर। बच्चों की हंसी अचानक रुक गई। रमाकांत ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी चाल में कुंती के ठेले की ओर बढ़ा। रास्ता अपने आप खाली होता गया। उसने टमाटरों के ऊपर से हाथ फेरते हुए एक लापरवाह टिप्पणी फेंकी, अरे, आज तो ताजा माल है। किसके लिए सजा रखा है अम्मा? उसकी आवाज में हंसी नहीं, एक अजीब सा इशारा था। अंजना ने ठेले के पीछे से हल्का कदम आगे बढ़ाया। उसकी निगाह सीधी रमाकांत पर थी, मगर चेहरा अब भी एक खरीदार का ही था। सब्जी ले रहे हैं तो पैसे दीजिए, उसने शांत मगर स्पष्ट स्वर में कहा। रमाकांत की आंखें उसकी तरफ मुड़ीं।
वह एक पल ठिठका, फिर एक छोटी हंसी के साथ बोला, कौन है तू? नई आई लगती है, दाम बताने की हिम्मत भी है? हिम्मत नहीं, अंजना ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा। हक है, जो ले जाओ उसका दाम दो। भीड़ के चारों ओर अचानक और खामोशी फैल गई। कुंती का हाथ तराजू पर ही ठहर गया। पास खड़ा एक बच्चा अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ने लगा। रमाकांत ने एक कदम पास आकर उसकी ओर देखा। उसकी नजर में अब मजाक से ज्यादा तिरस्कार था। ओह, तो तू मुझे पैसे सिखाएगी? उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा और हाथ से सीटी बजाई। अंजना ने नजर नहीं झुकाई। हां, उसने कहा, सबको पैसे देने चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। उसके इस वाक्य के बाद जैसे हवा भारी हो गई। रमाकांत के चेहरे पर वह शिकारी चमक और तेज हो गई। वह धीरे से आगे बढ़ा, आंखों में एक लापरवाह चमक, और अचानक छठाक! थप्पड़ की आवाज ने मंडी के शोर को एक पल में तोड़ दिया। अंजना का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी आंखें कुछ क्षण के लिए धुंधला गईं, पर उसने खुद को संभाला। किसी ने हल्की सी चीख दबा दी। एक औरत ने अपना मुंह ओढ़नी से ढक लिया। रमाकांत ने हंसते हुए कहा, अब कानून सिखा ना मैडम जी। उसकी आवाज में तिरस्कार से ज्यादा जीत का एहसास था। अंजना ने अपने गाल पर जलन महसूस की, पर आंखों में आंसू और गुस्से की मिश्रित चमक उतनी ही तेज थी। उसका मन चीखा, मैं डीएम हूं, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। उसने बस इतना कहा, बहुत धीमे पर साफ शब्दों में, आप गलत कर रहे हैं। रमाकांत ने झटके से उसका दुपट्टा पकड़कर खींचा, जैसे उसकी हिम्मत को मिट्टी में मिलाना चाहता हो। भीड़ में सिहरन दौड़ गई। दो तीन आदमी एक पल को आगे बढ़े, लेकिन इंस्पेक्टर की कठोर निगाह ने उन्हें वहीं जकड़ दिया। अंजना ने गहरी सांस ली, खुद को सीधा किया। उसकी आंखें अब किसी तूफान से कम नहीं थीं। भीतर का गुस्सा एक शांत ज्वालामुखी की तरह था, बाहर से स्थिर, अंदर से धधकता। उसने धीरे से अपने दुपट्टे को ठीक किया और सीधी नजर से रमाकांत की ओर देखा। कोई चीख, कोई तड़प नहीं, बस वही नजर जो कह रही थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। कुंती का हाथ तराजू से हटकर अंजना के हाथ पर ठहर गया, कंपाता हुआ, मगर ताकत देने जैसा। बच्चे अब भी अपनी मां की उंगली कसकर पकड़ रहे थे। मंडी का हर कोना जैसे किसी धीमे गति वाले दृश्य में बदल गया। सीटी की गूंज, थप्पड़ की चटक, भीड़ की सांसें और अंजना के शांत चेहरे की चमक। रमाकांत ने आखिरी बार हंसकर कहा, याद रखना, यहां कानून मैं हूं, और फिर मोटरसाइकिल की चाबी घुमा दी। इंजन की गड़गड़ाहट फिर उठी। धूल का बादल फिर से हवा में छा गया। लोग पीछे हटते रहे और वह उसी रौब के साथ निकल गया जैसे यह सब उसकी रोजमर्रा की आदत हो। अंजना वहीं खड़ी रही। गाल पर थप्पड़ की गर्मी अब ठंडी होने लगी थी, मगर भीतर का संकल्प और गर्म हो चुका था। उसने चारों ओर देखा, हर चेहरा चुप, पर हर आंख में एक सवाल। किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन यह खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। यह खामोशी किसी बड़ी हलचल से पहले का ठहराव थी। अंजना ने कुंती की ओर देखा। कुंती ने बिना शब्दों के उसकी आंखों में देखा और हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, डर मत, अब रास्ता तुम्हारा है। अंजना ने अपने भीतर की धीमी आवाज को सुना, आज मैं डीएम नहीं हूं, आज मैं बस एक औरत हूं जो अन्याय सह रही है, पर यह अन्याय यहीं खत्म नहीं होगा। भीड़ धीरे धीरे अपनी सांसें लौटाने लगी। बच्चे फिर अपनी मां के पास छिपकर खड़े हुए। कुछ मर्दों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी, मगर मंडी पर एक अदृश्य बादल अभी भी टंगा था, गवाह की तरह, जो जानता है कि अगला पल इतिहास लिखने वाला है। दोपहर का सूरज सीधा सिर पर चढ़ आया था। गांव की गलियों में बिछी धूल अब गर्म होकर हल्की हल्की भाप छोड़ रही थी। हवा भारी थी, जैसे हर सांस में किसी पुराने अपराध की गंध घुली हो। अंजना ने वही साधारण साड़ी और हल्की चप्पल पहनी, सिर पर पतला दुपट्टा डाल लिया। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस भीतर का ठंडा इरादा, जो सुबह के थप्पड़ के बाद और भी मजबूत हो चुका था। थाने की इमारत दूर से ही किसी पुराने किले की तरह लग रही थी। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा, बरामदे के खंभों पर पान की पीक के दाग और टूटे झरोखों से झांकती बेफिक्र धूप। दरवाजे के पास लोहे की जाली से झूलता टूटा हुआ बोर्ड, जिस पर अब भी काली स्याही में थाना शिवपुर लिखा था।
दीवारों की नमी से सीलन की एक कड़वी गंध उठ रही थी, जैसे बरसों से यहां न इंसाफ आया हो न सफाई। अंदर कदम रखते ही अंजना को पहली चीज जो महसूस हुई वह थी उस जगह की भारी खामोशी। कोई इंसान हो या न हो, पर जैसे हर ईंट किसी रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठी हो। लकड़ी की पुरानी मेजों पर धूल की एक परत थी, जिसे पोंछने की कोशिश भी मानो महीनों से नहीं हुई थी। टेबल के किनारे पर चाय के पुराने दाग, गिलासों की हल्की बदबू और बिखरे कागज, सब इस बात का सबूत थे कि यहां व्यवस्था सिर्फ कागजों में बची है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उसने झूठा बहाना बनाया। मेरे ठेले से कोई सब्जी चुरा कर ले गया है, लिखना है। उसकी आवाज साधारण औरत जैसी ही थी, धीमी मगर साफ। काउंटर के पीछे बैठा सब इंस्पेक्टर प्रीतम नायक अपनी कुर्सी पर आलस से पसर कर पंखा झल रहा था। चेहरा चौड़ा, आंखों में चालाकी की चमक। उसने बिना ऊपर देखे रजिस्टर का पन्ना पलटते हुए कहा, नाम अनाम। अंजना ने जवाब दिया। प्रीतम ने पहली बार नजर उठाई। एक हल्की हंसी उसके होठों पर तैर गई। अनाम? यहां नाम तो देना पड़ता है। अंजना ने अपनी पोटली को थोड़ा कसकर पकड़ा, जैसे डर दिखाने के बजाय साधारण झिझक दिखा रही हो। नाम जो भी लिख लो, पर रिपोर्ट तो लिखो, उसने कहा। प्रीतम कुर्सी पर पीछे झुक गया, आंखों में हल्का सा तिरस्कार। देख बहन, यहां हर बात लिखी नहीं जाती। पहले थोड़ा चाय पानी। उसने वाक्य अधूरा छोड़ा, मगर उसका मतलब साफ था। अंजना के भीतर गुस्सा लहर की तरह उठा, पर चेहरा निर्विकार रहा। उसने जेब से कुछ नोट निकाले और काउंटर पर रख दिए। प्रीतम की उंगलियां उस पर ऐसे फिसलीं जैसे यह कोई रोज की औपचारिकता हो। अब लिखोगे? उसने कहा। लिख देंगे, प्रीतम ने जवाब दिया, मगर उसके हाथ रजिस्टर पर नहीं बढ़े। वह बस नोटों को दराज में सरकाकर अपने साथी से कुछ मजाक करता रहा। बाकी दो सिपाही पास ही बेंच पर बैठे ताश खेल रहे थे। उनकी हंसी में लापरवाही थी। कमरे की हवा अब अंजना के लिए और भारी हो गई। छत के पंखे की आवाज और सीलन की गंध मिलकर जैसे इस जगह की असली पहचान बता रही थी। यह इमारत कानून का घर नहीं, बल्कि भ्रष्टता का अड्डा है। उसने देखा, कागजों के ढेर पर महीनों से धूल जमी है। शिकायतों की फाइलें कोनों में पड़ी हैं, जिन पर चूहे के कुतरे निशान हैं। लॉकअप की सलाखों से आती हल्की कराहें जैसे कह रही हों कि यहां न्याय से ज्यादा चुप्पी का राज चलता है। अंजना के भीतर की आवाज तेज हो उठी। कानून को जानती हूं, पर आज इस सिस्टम की परीक्षा ले रही हूं। प्रीतम ने आखिरकार कलम उठाई, पर उसकी हर हरकत में अनिच्छा थी। क्या लिखा है, सब्जी चोरी? उसने सुस्त स्वर में पूछा। हां, अंजना ने शांत रहते हुए कहा, लेकिन नाम लिखो, इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे। यह सुनते ही प्रीतम की कलम हवा में रुक गई। कमरे का माहौल एक पल को थम गया। ताश खेलते सिपाही ने नजरें उठाईं। प्रीतम ने धीरे से कहा, कौन? रमाकांत सिंधे। अंजना ने वहीं शांत स्वर दोहराया। प्रीतम की मुस्कान फीकी पड़ी। वह कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। फिर उसने मेज पर उंगलियां टपकाते हुए धीमी आवाज में कहा, देख बहन, बड़े नाम मत लिख, समझी? यहां सब चलता है। अगर ज्यादा आवाज करोगी तो दिक्कत तुम्हें ही होगी। अंजना ने बस इतना कहा, लिखो। प्रीतम ने नजरें फेर लीं, फिर कागज को बंद कर दिया। अभी नहीं हो पाएगा, जाओ बाद में आना, उसने ठंडेपन से कहा और दराज बंद कर दी। अंजना ने उस दरवाजे को देखा जिसमें उसकी रिपोर्ट का रास्ता बंद कर दिया गया था। दीवारों पर लटके पुराने कैलेंडर, टूटे बल्ब और फाइलों के नीचे दबे लोगों के दर्द, सब उसके सामने एक ही तस्वीर बना रहे थे। यह सिस्टम भीतर से सड़ चुका है। पर अंजना का चेहरा अब भी शांत था। उसने कोई बहस नहीं की, बस गहरी सांस ली और बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर धूप और तेज हो चुकी थी। नीम के पेड़ की छाया अब छोटी पड़ गई थी, पर उसके मन में योजना अब और साफ हो चुकी थी। कल यह सब खत्म होगा, उसने अपने भीतर कहा। कानून की असली ताकत इन्हें दिखानी ही होगी। उसके कदम थाने की टूटी सीढ़ियों से नीचे उतरे, पर उसकी नजरें ऊपर टिकी रहीं, उस जर्जर दीवार पर जो कल सुबह तक इस जिले के इतिहास में एक नया बयान लिखने वाली थी। सुबह की पहली किरण जब नीम के पत्तों पर पिघली, शिवपुर थाने के बाहर का नजारा किसी आम दिन जैसा नहीं था। रात भर की हल्की धुंध अब सुनहरी रोशनी में बदल रही थी, मगर हवा में एक अजीब सा इंतजार था।
मानो लोग अनजाने ही किसी बदलाव के आने की आहट सुन रहे हों। थाने के मुख्य फाटक पर भीड़ धीरे धीरे जुटने लगी। पहले कुछ सब्जी वाले, फिर मंडी के मजदूर और देखते देखते आसपास की गलियों से महिलाएं बच्चे भी आ गए। उनकी आंखों में वह जिज्ञासा थी जो किसी बड़े खुलासे से ठीक पहले होती है। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, सुना है डीएम खुद आने वाली हैं। सुबह सुबह सरकारी गाड़ियां देखी क्या? थोड़ी ही देर में सरकारी काफिले का शोर दूर से सुनाई दिया। सफेद रंग की गाड़ियां एक के पीछे एक थाने के बाहर आकर रुकीं। दरवाजा खुला और सबसे पहले उतरे दो गार्ड। उनकी सख्त चाल ने भीड़ में हलचल पैदा कर दी। फिर उतरी जिलाधिकारी अंजना राठौर। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज उनका हर कदम अपने नाम की पहचान के साथ था। भीड़ में एक धीमी सिहरन दौड़ गई। लोग जिन्हें कल तक एक साधारण औरत समझ रहे थे, अब एकदम खड़े हो गए। सब्जी मंडी के वही लोग, कुंती, उसके पड़ोसी ठेले वाले और सुबह के तमाशे के गवाह अब खुली आंखों से देख रहे थे कि उनके बीच की साधारण सी ग्राहक दरअसल जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। अंजना ने बिना किसी हड़बड़ी के थाने में कदम रखा। उसके पीछे एएसपी और दो वरिष्ठ अधिकारी थे। थाने का स्टाफ अचानक अपनी कुर्सियों से उठ खड़ा हुआ। प्रीतम नायक, जो कल तक रजिस्टर में नाम लिखने से इनकार कर रहा था, उसकी उंगलियां मेज पर जम गईं। उसकी आंखों में घबराहट की एक मोटी परत चढ़ गई। और फिर दरवाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर रमाकांत, उसका चेहरा, जो कल तक बेफिक्र अहंकार से भरा था, अब पहचान के इस विस्फोट से सफेद पड़ चुका था। उसने अनायास सीधी सलामी दी, मगर उसकी आंखें उसके डर को छुपा नहीं पाईं। अंजना का स्वर शांत था, मगर हर शब्द में लोहे की धार थी। कल मंडी में जो हुआ, वह सिर्फ सब्जी चोरी या थप्पड़ नहीं था। वह कानून के नाम पर किया गया अपमान था, इस यूनिफॉर्म का और इस जिले के हर नागरिक का। थाने की दीवारों ने जैसे यह वाक्य अपने भीतर समेट लिया। सब लोग खामोश थे, सिर्फ पंखे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे, अंजना ने उसकी तरफ सीधी नजर डालते हुए कहा, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। हथियार जमा करें, बैज उतारें। रमाकांत का गला सूख गया। वह कुछ बोलना चाहता था, पर अंजना की निगाहों में जो ठंडा संकल्प था, उसने हर शब्द को जकड़ लिया। उसने धीरे धीरे अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली, बैज उतारा और मेज पर रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अंजना ने एसपी की ओर मुड़कर आदेश दिया, जांच दल तुरंत गठित करें। इस थाने की सभी पुरानी फाइलें, रसीदें और रजिस्टर सील करें। हर शिकायत को दोबारा खोला जाएगा। प्रीतम नायक का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखें जमीन पर टिक गईं। अंजना ने उसके करीब जाकर कहा, तुम पर भी विभागीय कार्यवाही होगी। जनता की आवाज दबाने का अपराध सबसे बड़ा है। थाने में सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर खड़ी भीड़ ने यह सब देखा। एक एक शब्द, एक एक हाव भाव। जो लोग कल तक डर से आंखें झुकाए खड़े थे, अब उनमें एक नई चमक थी। अंजना ने बाहर आकर भीड़ को संबोधित किया। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न कोई ऊंचाई, बस एक सख्त और गरिमामय ठहराव। कानून सबसे ऊपर है। यह वर्दी डर दिखाने के लिए नहीं, इंसाफ देने के लिए है। अगर कभी कोई अधिकारी, कोई सिपाही आपको डराने की कोशिश करे, तो यह याद रखिए कि आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसके शब्द मंडी की गलियों में गूंजने लगे। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे अचानक उन्हें अपनी ही ताकत का एहसास हुआ हो। कुंती आगे आई। उसकी आंखों में पानी था, पर चेहरे पर एक निडर मुस्कान। उसने अंजना के हाथ जोड़कर कहा, बेटी, आज तूने मेरे रामू की शहादत को सच्चा सम्मान दिया। अंजना ने कुंती का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, यह न्याय सिर्फ आपका नहीं, इस पूरे जिले का है। दिन बीतते बीतते खबर पूरे जिले में फैल गई। सब्जी मंडी का वही कोना, जो कल तक भय का प्रतीक था, आज बराबरी और इंसाफ की मिसाल बन गया। लोग अब बिना डर के अपने ठेले सजाते, बच्चे बेखौफ खेलते। किसी के होठों पर यह वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, कानून सबसे ऊपर है। शाम होते होते जब अंजना अपनी कार में लौट रही थी, सूरज की सुनहरी रोशनी सड़क पर बिछी थी। हवा में अब सीलन की जगह एक नई ताजगी थी। खिड़की से आती हल्की हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने आंखें बंद कीं
और भीतर की उस आवाज को सुना जो कल रात से उसके साथ थी। कल यह खत्म होगा। आज वह आवाज बदल चुकी थी। अब वह कह रही थी, यह शुरुआत है,